चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल कंटिन्यू कर रहा हूं आपको पढ़ाना कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे बेटा हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट सेंटर। फ्रेंड, कॉस्ट सेंटर क्या है? तो कॉस्ट सेंटर रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोडक्ट, पर्सन, मे बी इवन देन एनी लोकेशन, जिसपे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट असरटेन कर सकती है, कॉस्ट अलोकेट कर सकती है, कॉस्ट अपोर्शन कर सकती है कि ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट पे लगी है, या ये कॉस्ट इस व्यक्ति विशेष पे लगी है, या ये कॉस्ट इस लोकेशन पे लगी है। तो जिस भी पर्सन, प्रोडक्ट, लोकेशन, जिस पे भी कॉस्ट को असाइन करा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। अगला, अब हमारे जो टाइप्स हैं कॉस्ट सेंटर के, उसको किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, हमने कहा प्रोडक्शन सेंटर, कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्लियर कर रही है कि इस प्रोडक्शन सेंटर पे ये कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, तो वहां पे जो प्रोडक्शन सेंटर है वो डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर की तरह हो जाएगा। सर्विस कॉस्ट सेंटर, फ्रेंड्स, जो प्रोडक्शन सेंटर है आपका, उसको हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए सर्विस सेंटर्स बना दिए जाते हैं। तो सर्विस सेंटर की भी तो अपनी कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रही होगी, तो वो कॉस्ट सर्विस सेंटर को अलोकेट या अपोर्शन कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसकी कॉस्ट क्या लग रही है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सर ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसके लिए बनाया गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो उसके जो कॉस्ट लग रही है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अलोकेशन या अपोर्शन कर देंगे, तो वो भी एक कॉस्ट सेंटर हो गया। पर्सनल कॉस्ट सेंटर सर, यानी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई ग्रुप, यानी सेंटर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी, जिसके ऊपर हम कॉस्ट बता रहे हैं कि भैया इस ग्रुप पे या इस व्यक्ति पे ये कॉस्ट लगी है, तो वो हो गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, उसके अलावा जो कॉस्ट सेंटर है वो इम्पर्सनल कह सकते हैं। इस प्लांट पे, इस मशीनरी पे, इस लोकेशन पे ये कॉस्ट लगी है। यानी हमने कहा जैसे मान लीजिए ये ब्रांच पे कॉस्ट लगी है हमारी, इस डिपार्टमेंट पे कॉस्ट लगी है, इट्स लाइक दैट, तो दैट इज यू कैन से कॉस्ट सेंटर। अगला था फ्रेंड्स टाइप ऑफ कॉस्टिंग। जो हम ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमारे को डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग हमें पढ़ने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है सर? जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके लिए हमने कोई प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये किसी प्रोडक्ट, जॉब या ऑर्डर किसी पे भी असाइन करी जा सकती है कि जो हमारी कॉस्टिंग है, इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ये है, इस जॉब की कॉस्टिंग ये है, इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर मिला है उसकी कॉस्टिंग ये है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये कहेंगे जी इसको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। अब माय फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि जितना हम कहें कि स्टैंडर्ड में इतनी कॉस्टिंग लगनी चाहिए इस चीज के लिए, एक्चुअल में उतनी लगे। तो बाद में हम ये देखेंगे कि जो एक्चुअल कॉस्टिंग हुई, क्या वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बराबर हुई, कम हुई या ज्यादा हुई। तो जो वेरिएंस हम देखेंगे, डिफरेंस जो देखेंगे एक्चुअल कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उसे बोलते हैं हम वेरिएंस। वेरिएंस एनालिसिस ये एक चैप्टर है जो मैं आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। माय फ्रेंड्स, अगला होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को आप ये समझ सकते हो वेरिएबल कॉस्टिंग। माय फ्रेंड, इसमें हम जो भी डिसीजन लेंगे वो वेरिएबल कॉस्टिंग पे लेंगे। इसमें हम जो फिक्स कॉस्ट है हमारी, उसको काफी हद तक हम इग्नोर कर देंगे डिसीजन लेने के लिए। उसके पीछे एक सीधा सा एक रीजन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि फिक्स कॉस्ट तो उसकी लगनी ही लगनी है, इररिस्पेक्टिव किस लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लिया जाएगा। तो ये भी एक चैप्टर है जो बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, एंड इट्स अगेन इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बजटेड कॉस्टिंग, जैसे कि बजट हमें पता ही है, प्री एस्टिमेशन। तो ये हम प्री एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट क्या लगेगी।
तो दैट इज योर बजटेड कॉस्ट। तो पहले से हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, पॉलिसी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पे, इस जॉब पे, इस ऑपरेशन पे, इस प्रोसेस पे ये कॉस्ट हमारी लगने वाली है, ऐसा जो हम सोच रख रहे हैं, दैट इज द बजट कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सर, अब सर नाम में ही क्लियर है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अगर हम मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म होती है, यानी सभी बच्चों की एक यूनिफॉर्म है। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब एक ऐसी टेक्निक जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक फर्म सेम टाइप की फर्म्स लगा रही है, दैट इज वी कैन से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो टेक्निक where standardized principles and methods of cost accounting are employed by a number of different companies and firms. Uniform costing. Historical costing. तो हिस्टोरिकल क्या है? पास्ट जो हो चुका है। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अंदर मींस कन्वेंशनल कॉस्टिंग, इसमें हम निकालते हैं कॉस्ट ऑन द एक्चुअल बेसिस, कि एक्चुअल में हमारी कॉस्ट क्या लगी, यानी जो हो चुका है हिस्टोरिकल, उसके बेस पे हम कॉस्ट को असरटेन कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग जैसे नाम से क्लियर है कि जो भी प्रोडक्ट पे, जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, डायरेक्टली उसको अलोकेट उस पे कर देना। डायरेक्ट कॉस्टिंग एज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट, लीविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट P&L। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्टिंग है वो सारी की सारी हम चार्ज कर लेंगे प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे, ऑपरेशंस पे, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको छोड़ देंगे P&L अकाउंट में राइट ऑफ करने के लिए। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर, इसमें हम फिक्स एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब, डिपार्टमेंट, व्हाटएवर जिससे भी चार्ज कर लेंगे। तो दैट इज यू कैन से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो माय फ्रेंड्स, ये हमने डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग हमने पढ़ी। अगला था फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कि हमारे कॉस्टिंग के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। तो फ्रेंड इस पे जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो पर यूनिट पे निकालते हैं कि एक आउटपुट पे क्या कॉस्ट आ रही है। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो भी टोटल कॉस्ट होगी उसको अगर हम नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट से डिवाइड करा देंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ये सारे चैप्टर हैं और आगे मैं आपको बहुत डिटेल में इनको पढ़ाने वाला हूं। जॉब कॉस्ट, अब देखो कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम होता है कि उनके पास कोई पर्टिकुलर जॉब आती है और वो जॉब को फुलफिल करते हैं और उसका कोई प्राइस बताते हैं। आप सोचिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कोई जॉब आ रही है या एक सर्विस डिपार्टमेंट के पास बाहर से कोई जॉब आ रही है और वो हमसे पूछ रहा है जी कि हाँ वो हम उसके से क्या प्राइस चार्ज करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं उस जॉब पे हमारी कॉस्टिंग क्या लगने वाली है, पहले हम इस बात को निकालेंगे और फिर उसके अंदर हम कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सामने वाले को प्राइस कोट कर देंगे। तो जॉब कॉस्टिंग आपको ये सिखाएगी कि पर्टिकुलर किसी जॉब की कॉस्टिंग कैसे निकालनी चाहिए। ये भी आपके आगे डिटेल में आने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगभग सेम है, जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मेन डिफरेंस क्या है, जो जॉब है जनरली वो एक नैरो कंसेप्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक वाइडर कंसेप्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्रेंड्स जॉब जो चल रही होती है जनरली मान के चल रहे थे सर विद इन 1 ईयर या कुछ मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली ये माना जाता है सर जो 1 साल से ज्यादा के लिए काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, अब सर पता चला जी हमें वहां पे एक मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो सर स्वाभाविक है ना, वो मेट्रो स्टेशन जो बनाने बैठेंगे तो 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। तो वहां जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके सामने इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो हम ये नहीं बोलेंगे इसमें जॉब कॉस्ट है, कि जॉब जनरली एक नैरो कंसेप्ट रहता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वाइडर कंसेप्ट। अगला था सर प्रोसेस कॉस्टिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो काफी प्रोसेस को पार करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। आज मैं आपसे बात करूं सर प्योर घी, देसी घी जिसे बोल सकते हैं हम,
तो जो प्योर घी है, अगर कोई कंपनी प्योर घी अगर सोल्ड आउट कर रही है, तो सर प्योर घी अगर वो खुद मैन्युफैक्चर कर रही है तो कई प्रोसेस के बाद प्योर घी बन जाए। हो सकता है सबसे पहले सर वो मिल्क परचेज कर रहे हो, मिल्क को परचेज करके सर उन्हें जमा के क्रीम बना रहे हो, सर क्रीम से हो सकता है फिर वो बटर निकाल रहे हो, और बटर को फिर मेल्ट करके हीट करके वो प्योर घी निकाल रहे हो। और फ्रेंड क्वेश्चन ये आता है कि हर प्रोसेस की अपनी एक कॉस्टिंग होगी। जब मान लीजिए मिल्क लिया, मिल्क से क्रीम बनाने की अपनी कॉस्टिंग होगी, क्रीम से बटर बनाने की अपनी कॉस्टिंग होगी, बटर से प्योर घी बनाने की कॉस्टिंग होगी, तो उन सभी प्रोसेस की कॉस्टिंग को ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को निकाला जाएगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, चैप्टर है, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में लेटर ऑन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरी चीज से। अगला आता है ऑपरेशन एंड सर्विस कॉस्ट। अब ऑपरेशन एंड सर्विस कॉस्ट निकालनी कैसे? मान लीजिए कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं सर, टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर, वन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड अदर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। तो अब जो प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का, वो गुड्स की कॉस्टिंग निकालेगा, और जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है वो सर्विस की कॉस्टिंग निकालेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस प्रोवाइड करे तो उसकी कॉस्ट नहीं निकल रही। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई गुड्स तो नहीं सोल्ड आउट कर रहा आपको, आई एम प्रोवाइडिंग यू टू सर्विस। तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हमारे को कॉस्ट क्या पड़ती है, सर्विस कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, अब होता क्या है सर, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और कुछ लॉट्स के अंदर प्रोडक्शन करती है, तो एक लॉट को वो बोल देती है एक बैच का नंबर देती है। तो वो कहती है जी इस बैच की मेरी ये कॉस्टिंग पड़ी, इस बैच की मेरी ये कॉस्टिंग पड़ी, इस बैच की मेरी ये बैच कॉस्टिंग। तो in method of costing, a group of product is as contained. The unit cost is a group of identical product instead of single job or order. तो यानी कि that will be batch costing. कई बार आप देखेंगे मार्केट में कुछ प्रोडक्ट मिलता है तो आप आगे से नोटिस करना शुरू करना कि कई बार उस प्रोडक्ट के ऊपर ना बैच नंबर लिखा हो, तो वो पूरा एक कई लॉट इकट्ठा एक बैच है और उस बैच की कॉस्टिंग वो निकालते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग, कंपोजिट कॉस्टिंग। तो मल्टीपल कॉस्टिंग और कंपोजिट कॉस्टिंग का नहीं क्या सर, इन दिस सिस्टम जो कॉस्ट है डिफरेंट सेक्शंस की प्रोडक्शन आर कंबाइंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट मैन्युफैक्चर। जैसे मान लीजिए कोई मोटर कार बना रहे हैं, अब मोटर कार के अंदर सर बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं सर, जिनको असेंबल कराया जा रहा है, उनमें पता कितनी चीजों को प्रोड्यूस करा जा रहा है, तो हर एक की अपनी कॉस्ट होगी हर पार्ट की। तो उन सभी पार्ट की कॉस्टिंग को ऐड करके ही हम कार की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। ठीक, तो दैट मीन्स तो कोई मोटर कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को प्लस करके हम वो कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग, डिफरेंट मेथड्स कॉस्टिंग, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया, और कॉस्ट सेंटर मैंने आपके साथ शेयर किया कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक, चलो।